बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, हमने कल अपनी क्लास में ऑडिट रिपोर्ट को शुरू किया था जिसमें हम कंटेंट्स को देख रहे थे। अच्छा, कंटेंट हियर बाय मीन्स कि भाई ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता है और ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस होंगी अगर कुछ हालात वाकयात हुए। तो मैंने कुछ हालात वाकयात बताए थे। पहला कौन सा था? मिस स्टेटमेंट। दूसरा गोइंग कंसर्न का मसला, या तो स्कोप लिमिटेशन, ऐसा ही है। खैर, फिर हमने कहा था कि भाई कंटेंट जब शुरू हुए थे तो कंटेंट क्यों बता रहा है, वो क्यों कह रहा है कि भाई आप इस फॉर्मेट पे रिपोर्ट बनाएं, वो क्यों नहीं कह रहा कि अपने हिसाब से बनाओ। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है कंसिस्टेंसी के लिए कि कोई भी बंदा रीड करे उसकी एक्सपेक्टेशन खुद ब खुद डेवलप हो जाए। क्लैरिटी है? चलिए जी, हमने कहा इसके बाद सर तीसरा कंटेंट आता है हमारे पास ओपिनियन। बात समझिएगा, वो सबसे पहले कहता है कि भाई आपने बता दिया कि भाई ये ऑडिट रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, हमने मान लिया, सही है भाई। फिर हमने कहा ये एड्रेस किसको की जा रही है? 99% केसेस में शेयर होल्डर एंड कैन बी अनदर पर्सन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मुझे अपॉइंट किसने किया है। हमने कहा भाई एड्रेस ही भी हो गया। सबसे पहले सबसे काम की बात, लंबी किए बगैर, ओपिनियन। हमारा ओपिनियन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या है, तो उस ओपिनियन को लिखने का इसने तरीका बताया। वो कहता यह है आप इस ओपिनियन की शुरुआत यहां से करेंगे, जो कि अभी यहां पे लिखा हुआ है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। आपने यहां पे क्लैरिफाई करना है कि हमने ऑडिट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इस कंपनी का, ताकि वो आप वहां पे लॉक कर दें भाई इस कंपनी का। अच्छा भाई, इस कंपनी का किस पीरियड का ईयर एंड लिखना है, क्योंकि बड़ा लाजमी है, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपने 2020 का ऑडिट किया ही नहीं हो, आपके नाम से रिपोर्ट जा रही है, तो खैर ये आप पे बल्ली आ सकती है। यस, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो कहता है कि भाई आपने स्पेसिफिकली लिखना है कि आपने किस पीरियड को कवर किया अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि जिसका ऑडिट किया उसी का रेफरेंस आएगा यहाँ पे। यहां तक कोई इशू? आगे फिर वो कहता ये है कि ये भी बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। तो उसके अंदर हम लिखते हैं विच कंप्राइजेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो बोलता ये है कि भाई आप इसमें बताएं कि आपने अपने ओपिनियन के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा है उसके अंदर क्या क्या आ रहा है। अब एक एग्जांपल देता हूं तो ये अच्छे से समझ आएगा। आपने एनुअल रिपोर्ट का नाम सुना है? एनुअल रिपोर्ट, चलें जी, एनुअल रिपोर्ट कंपनीज बनाती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें डायरेक्टर्स की कमेंट्री भी होती है, कंपनी के रेशियोज होते हैं जो कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में बता रही होती है कि कंपनी के डायरेक्टर्स इतने हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग होते हैं। पर जब वो लोगों में डिसेमिनेट किए जाते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पर वो सिर्फ एफएस नहीं जाते हैं, वो पूरी एनुअल रिपोर्ट जाती है। क्या जाती है? एनुअल रिपोर्ट। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एनुअल रिपोर्ट के पूरे थद्दे के अंदर, पूरी बुक के अंदर, क्या आपने पूरी एनुअल रिपोर्ट को ऑडिट किया या सिर्फ एफएस को? अच्छा, एफएस के अंदर भी बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स, इसके अलावा आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो भी यही कह रहा है कि आप बताएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब लेट्स से कोई शेयर होल्डर आए और आपको बोले कि भाई ये तो डायरेक्टर रिपोर्ट में मसला है, तो हम बोलेंगे कि भाई डायरेक्टर रिपोर्ट में मसला है तो मैं क्या करूं, मेरी जिम्मेदारी किसकी थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो वो बोलेगा आपने कहां बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, मैं तो सबको समझता हूं। तो ये रहा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स की बात समझ आती है कि यू नीड टू क्लियरली स्पेसिफाई कि आपने ऑडिट ओपिनियन में कवर क्या किया है। बात क्लियर है? यानी सर अब हम बता रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, एड्रेसी को, कि हमारा ओपिनियन ये है कि हमने ऑडिट किए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल के जिसके अंदर यही आता है। कोई मसला यहां तक? चलें जी आगे। फिर वो कहता है कि भाई ये जो ओपिनियन है, आपने बोल दिया ना कि भाई हाँ यार हमारे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स को मैंने ऑडिट किया है। अब या तो आप देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन? अच्छा, बहुत सुकून से समझना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब यह है, बहुत सुकून से समझना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब यह है कि आप देखो, एक शेयर होल्डर बेसिकली तो यह समझता है ना कि सब सही होगा। एक शेयर होल्डर बेसिकली क्या समझता है?
अच्छा, तो टेक्निकली मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैंने रिपोर्ट भी टेक्निकली सही देनी होती है, क्योंकि हमारी प्रिजम्पशन ये होती है कि भाई सब सही चल रहा होगा, मैं ऑडिट सिर्फ चेक एंड बैलेंस के लिए करने जा रहा हूं। बात क्लियर है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब यह है कि उसमें छेड़खानी नहीं हुई, सही रिपोर्ट दे दी हमने वापस से। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? ओपिनियन में छेड़खानी सही दे दी हमने, खत्म कहानी। तो मॉडिफाइड क्या होगा? उसमें छेड़खानी हुई है, अगर कुछ हालात वाकयात हुए, वो हालात वाकयात हमने कुछ डिस्कस किए, मैं आगे और देखेंगे, पहले वो तो बात क्लियर है। खैर, अनमॉडिफाइड ओपिनियन में फिर आपने लिखना, उसको पूरा मैं क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करता हूं। आपने सबसे पहले लिखना है मैंने ऑडिट किया था, इस एफएस का किया था, एफएस के अंदर यही आता है, इस साल का किया था, ऑडिट किया, तो मेरे ओपिनियन के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी मैंने सिंपल एक बात बता दी, मैंने ऑडिट किया, इस साल का किया, इस चीज का किया, मेरे ओपिनियन में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ट्रू एंड, तो ये क्या मैं ऐसे ही कह रहा हूं सबूत के बिना पे? उसको मैं कहता हूं ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कैसे मिला था? प्रोसीजर परफॉर्म करके। तो कहां कितना काम करना है ये कैसे पता लगा था? रिस्क असेसमेंट से। तो पूरी साइकिल है ना ये। चलिए जी, खैर, तो पहले बताओ अनमॉडिफाइड में कोई मसला? देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। वो सारी चीजें लिखनी होती है, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, सब बताते हैं, क्योंकि जिन चीज को मैंने ऑडिट किया उसी पे तो ओपिनियन दे रहा हूं। तो आपने बताना है ये इसका ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। अच्छा भाई, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हो तो क्या मैं लिखूंगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे, या लिखूंगा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे? अच्छा, तो तभी तो देखो, अब पता है कि आप शेयर होल्डर बैठा हुआ है रिपोर्ट लेके, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि लिखा हुआ होगा गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और अगर आ जाए मॉडिफाइड ओपिनियन तो उसमें लिखा हुआ होगा डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो एक्सपेक्टेशन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो फिर उसके लिए जब ओपिनियन आप लिखते हैं तो उसके ऊपर ओपिनियन नहीं लिखेंगे हेडिंग में, लिखेंगे मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या लिखेंगे? तो देखो, जो हालात वाकयात होंगे वैसे आपकी रिपोर्ट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी वापस से। अभी क्या लिखा हुआ है? ओपिनियन, हेडिंग। अभी क्या लिखा हुआ है? ओपिनियन। अगर कुछ मसला हुआ तो मॉडिफाइड ओपिनियन। तो हेडिंग क्यों चेंज कर रहे हो? पता चले कि ये ओपिनियन में मसला है, ओपिनियन में, और मैंने अपने ओपिनियन को सिर्फ ओपिनियन की फॉर्म में दस्ती दे दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, यानी उसमें चेंज हो गया। यानी एक तो आइदर 700 की बेसिक रिपोर्ट है ना अनमॉडिफाइड, उसमें चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड, मॉडिफाइड ओपिनियन। पहले तो बात क्लियर। यानी अब आप देखें, आप सोचें, आपको आईकैप का मैसेज आता है तो हालात वाकयात चेंज हो जाते हैं ना। पहले हालात वाकयात कुछ ऐसे हैं कि परमानेंट क्रेडिट्स और पी क्रेडिट नहीं लिखा हुआ होता और सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, आगे इज इक्वल टू कुछ मार्क्स आ रहे होते हैं खूबसूरत से, तो फिर वो आपकी जो थिंकिंग है वो क्या हो जाती है? तो ये भी एक्सपेक्टेशन ही है कि भाई ऊपर लिखा हुआ है अनमॉडिफाइड, यानी आपका ओपिनियन लिखा हुआ है तो मतलब सब सही है। अगर ऊपर लिखा हुआ है मॉडिफाइड ओपिनियन तो मतलब मसला है। अच्छा जी, ये तो हो गया ओपिनियन का सेक्शन। सही है जी। अच्छा खैर, अभी हम इस वाली जार्गन्स पे नहीं जा रहे, अभी ये मैंने सिखाया नहीं है सालार। सही है जी। अभी हम सिंपल मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, इसकी भी किस्में होती हैं वो बाद में देखते हैं। अनमॉडिफाइड में ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये लिखा हुआ है। SAAE का मतलब है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने इन आवर ओपिनियन हमने क्या ऑब्टेन कर लिया? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसके बिना पे मैं कह रहा हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियर है? था। चलें जी, मॉडिफाइड ओपिनियन कब दूंगा? या तो सर हमारी मिस स्टेटमेंट होगी या एविडेंस अवेलेबल, भाई यही हो सकता है ना। भाई आप मुझे बताएं, आपको सब मिल गया, सब सही है, तो क्या कोई मसला है? या अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, मैं कह रहा हूं अगर मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करूंगा तो उसकी वजह क्या होगी? मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, अब आपने सवाल मुझसे ये करना चाहिए, मटीरियल अनसर्टेनिटी कहां गई? आपने मुझे कहना चाहिए मटीरियल, उसका देखो, उसका ओपिनियन से ताल्लुक नहीं है, गोइंग कंसर्न से ताल्लुक है। अगर कंपनी में गोइंग कंसर्न का मसला चल रहा है, आप सब बताएंगे मुझे, कंपनी में अगर गोइंग कंसर्न का मसला चल रहा है तो क्या फाइनेंशियल गलत बने हुए? नहीं, फाइनेंशियल अपने हिसाब से। तो मैं ओपिनियन की बात अलग करूंगा और गोइंग कंसर्न की बात अलग करूंगा। ये ओपिनियन सेक्शन है। यहां पे आप बता रहे हैं आपके ओपिनियन में ये एफएस सही है, इसके अलावा कुछ बताना तो अलग से पैराग्राफ है।
इसके अलावा कुछ बताना है तो तभी तो मैं बता रहा हूं, आप उसको लॉजिकली सोच के चलें तो आपको रिपोर्ट वैसे ही याद हो जाएगी। खैर, सबसे पहले आपने बता दिया ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, आपने बोल दिया इसको एड्रेस कर रहा हूं, और जिसको एड्रेस कर रहा हूं सबसे पहले काम की बात, ओपिनियन। वहां पे क्या लिख रहे हो, मैंने ऑडिट किया था, इस साल का किया था, एफएस का किया था, एफएस में ये चीजें आती हैं और मेरे ओपिनियन में ये चीजें दे रही हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, अगर मुझे मसला दिखा तो मॉडिफाई किस बिना पे दूंगा, मिस स्टेटमेंट होगी या तो स्कोप लिमिटेशन होगी। तो दोनों केसेस में मैं अपने ओपिनियन को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा। पहले बताओ यहां तक क्लियरिटी है। और अगर मैं आप सबसे ये कहूं सही है, मैं अपने ओपिनियन को बच्चों मॉडिफाई करने लगा हूं, मैं कर रहा हूं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई, तो ये ओपिनियन को मॉडिफाई करने का मतलब है एफएस में मसला है। और क्या ऐसा हो सकता है कि एफएस में कोई मसला ना हो और गोइंग कंसर्न का मसला हो, तो दो अलग अलग चीज हैं। तो मुझे जो शक है वो गोइंग कंसर्न पे, तो वो मैं अलग से बताऊंगा ना, ओपिनियन में क्यों बताऊं। मैं यहां पे लिख दूं यहाँ ओपिनियन, गोइंग कंसर्न के इशू चल रहे हैं, वो बोला भाई तुझे को चसी ऑडिट के लिए अपॉइंट किया एफएस के लिए, तो यहां क्या बता रहा है। तो गोइंग कंसर्न की चीजें ओपिनियन में बतानी है या अलग से, क्योंकि आप गोइंग कंसर्न पे ओपिनियन नहीं देते। अब ओपिनियन किस पे देते हैं, एफएस पे। ये तो आपकी एडिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको गोइंग कंसर्न का पता लग जाएगा तो वो यहां कवर होगा या अलग पैराग्राफ में, तो आगे देखते हैं। तीनों चीजों में फर्क आया। चले जी, सर इफ कोई इशू था एफएस में और ऑडिटर के कहने पर कंपनी ने सही कर दिया, हाँ भाई आप बताएंगे, अब तो आप चीते हो गए। मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अगर एक इशू था और आपने सही कर लिया मैनेजमेंट ने, तो क्या कोई इशू है, क्यों नहीं है। तो आप अभी भी कहेंगे एफएस गलत है, या यहां लिखेंगे, उसको लिख के देंगे शेयर होल्डर को, यार एफएस गलत थे, मैंने उसको बोला, इसने सही कर लिया, फिर मैं कह रहा हूं ये सही है। बोले भाई लंबी क्यों कर रहा है, जब सही है तो सही है। होशियारी किस बात की, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, या तो सही है या तो सही नहीं है, दोनों में से एक बार बताओ। ये क्या चौरंगी है कि भाई मैंने उसको बोला था, वो माना, फिर नहीं माना, फिर माना, फिर नहीं माना, उसको आगे लेके चलते गए, फिर वो मान गया, तो मैं कह रहा हूँ सब सही है। बोलेगा भाई ये कैसी कहानी है पूरी, तूने लंबी की, आखिर में बोला सब सही है। तो खैर ऐसा नहीं होता, रिपोर्ट की नहीं करेंगे कुछ, अगर मान लिया कंपनी ने, बिल्कुल अगर मान जाए तो रिपोर्ट तो वैसे भी नहीं करना होता ना, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है ना, नहीं समझे ना, चलो सही है, अच्छी बात है। इधर खैर आगे टाइप्स भी हो गई, ये भी हो गया, कोई मसला यहाँ पर, पक्की बात है। अच्छा, अब इसके बाद का पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसके बाद के पैराग्राफ में आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, अब आप बताएं बेसिस फॉर ओपिनियन, क्या बताएं, किस बिना पे ओपिनियन दिया है। नहीं, अब बात समझें, देखें पहले तो हेडिंग आ गई इंडिपेंडेंट, किसको एड्रेस कर रहा हूं वो आ गया, अपना ओपिनियन बता दिया। अब शेयर होल्डर को बताओ इस ओपिनियन को देने के लिए आपके पास सबूत क्या है, बेसिस क्या है। हाँ नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं, बेसिस ये है ना कि मैंने लिया था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मैंने क्या लिया था, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। तो अब वो अगले पैराग्राफ में बताऊंगा बेसिस फॉर ओपिनियन, क्या बताऊंगा भाई, अगर किसी को फांसी की सजा भी सुनाई जाती है तो उसके लिए बेसिस है ना कि कत्ल किया, ये है वो जो भी है, तो बेसिस के बिना पे ओपिनियन आता है। तो सर पहले बेसिस क्यों नहीं बताया, पहले काम की बात, ओपिनियन। वो बोलता है भाई इसको फांसी सुनाई जा रही है क्योंकि ये हुआ है, इसको ये सजा मिल रही है क्योंकि ये हुआ है, फेल हुआ क्योंकि मार्क्स कम थे, सही है जी, तो पहले लिखा हुआ था फेल, फिर मार्क्स आते हैं, सही है जी, ये तो मेरे को याद भी है क्योंकि एक बार मैं भी हुआ हूँ। खैर इधर समझने, अच्छा वो भी हुआ भी MSc2 है ना, तो करीब से गुजरा था ना छू के क्वालिफिकेशन, तो इसलिए खैर बात समझिएगा। तो अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ के ऊपर जिसका नाम है बेसिस फॉर ओपिनियन। चलें जी, ओपिनियन तो समझ आ गया, वी हैव ऑडिटेड अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, इसके अंदर ये आ रहा है, और मेरे ओपिनियन के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ट्रू एंड, या तो नहीं दे रहे ट्रू एंड फेयर व्यू, दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, नहीं दे रहे ट्रू एंड फेयर व्यू, दोनों के बेसिस नीचे बताना कि किस बिना पे आप कह रहे हैं, सही है जी। अब आगे मैंने कहा अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो आप लिखेंगे मैंने ऑडिट किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत, यानी वो लिखा हुआ है वी हैव ऑडिटेड, यानी वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट एज पर आइजा, वापस से वी हैव कंडक्टेड या वी हैव ऑडिटेड दिस कंपनी एज पर, क्योंकि ऑडिट का तरीका किसने सिखाया, तो मैं बोल रहा हूं इस बिना के ऊपर मैं कह रहा हूं ऊपर वाली चीज कि मैंने ऑडिट किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत, मैं इंडिपेंडेंट था एज पर कोड ऑफ एथिक्स जो हमें दिया गया है। तीसरा, और मैंने ऑब्टेन कर लिया
सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि सफिशिएंट मतलब जितना मुझे चाहिए था, यानी लेट्स से जहां पे रिस्क ज्यादा था वहां पे ज्यादा एविडेंस चाहिए था, नहीं चाहिए था। जहां पे कंट्रोल्स वीक थे वहां एविडेंस ज्यादा चाहिए था, कम। तो आपने कैसे, आपके नजूम ही डिसाइड कर रहे हैं, रिस्क आइडेंटिफाई किया था। तो यही लिख के दे रहा हूं मैं इसको कि भाई मैंने सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा, अब एप्रोप्रिएटनेस की बात कर लेते हैं। फोटोकॉपी इनवॉइस की दे रहा है आपको या ओरिजिनल चाहिए? अच्छा, लोन एग्रीमेंट पीडीएफ में दिखा रहा, साइन वाइन नहीं हुए हुए, एप्रोप्रिएट है या नॉट एप्रोप्रिएट है? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो मैं ऊपर कह रहा हूं ना, वो सबूत ऐसे हैं, सफिशिएंट भी हैं, एप्रोप्रिएट भी हैं। पहले बताओ बात क्लियर है? यानी सर अब मैं ये कह रहा हूं कि बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर हम जो बताते हैं बेसिस बताते हैं। मैंने ऑडिट किया था आजा के तहत, मैं इंडिपेंडेंट था एज पर कोड ऑफ, और मैंने ऑब्टेन कर लिया है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बात के लिए जिसके बिना पे मैं ऊपर कह रहा हूं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग टू एन, जब मैं कह रहा हूं कि गिविंग टू एन फेयर व्यू, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि गिविंग टू एन फेयर व्यू का मतलब है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो ओपिनियन दिया वो अनमॉडिफाइड है, मैंने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की है, इस बिना पे कह रहा हूं मैं। कोई मसला? चलिए जी आगे। मैंने कहा सर अब हम बात कर रहे हैं, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे तो आप फिर नीचे बताएंगे कि मसला हुआ क्या था, तो अनमॉडिफाइड में क्यों नहीं बता रहे? वेरी गुड, सही है भाई, जाग रहे मतलब मसला तो बताऊंगा अभी क्यों, को बताने की नीड। अच्छा, ऊपर अगर आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव टू एन फेयर व्यू, अभी हालात वाकई आगे चेंज करूंगा, पर अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं ना, ताकि एक फॉर्मेट तो दिमाग में भेजे में फिक्स हो। आपने शेयर होल्डर को ऊपर बता दिया दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट गिविंग टू एन फेयर व्यू, शेयर होल्डर परेशान है, उसके पैसे डूबने लगे हैं, पसीने आ रहे हैं, वो देख रहा है भाई अच्छा किस बिना पे कह रहा है ये, तो वो बेसिस लिखी भी नहीं होंगी, तो लिखनी चाहिए ना। तो वो नीचे कह रहा है कि आप अभी भी यही लिखेंगे, ऑडिट किया था, आयजा के तहत किया था, इंडिपेंडेंट था, एविडेंस ऑब्टेन किया, एविडेंस ऑब्टेन किया तो पता लगा कि डेप्रिसिएशन सही बुक। अच्छा, इसमें ये कहानी नहीं करनी है कि डेप्रिसिएशन सही नहीं बुक हुआ तो मैंने उसको बोला, मनाया, नहीं माना, फिर मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। बोलो नहीं हुआ हुआ तो मतलब नहीं हुआ हुआ। इस बिना पे मैं कह रहा हूं कि ऊपर मेरा ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव टू एन फेयर व्यू। पहले बताओ बात क्लियर है? चलें जी, तो ये देखिएगा, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट या नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन, सही है जी, इफ एविडेंस नॉट अवेलेबल। अच्छा भाई, ऊपर आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव टू एन फेयर व्यू, फिर मकसद पूछ रहा है आपसे, क्यों बोल रहे हो भाई? हमने कहा सबूत ही नहीं मिला। पर सबूत कहाँ नहीं मिला, क्या हुआ था वो चीज़ है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे लिखने लगे कि जब मैं कंपनी का ऑडिट करने गया तो कंपनी के वेयर हाउस में आग लग गई थी, या कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में आग लग गई थी, इनके पास बैकअप अवेलेबल। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रही है मैं क्या ऑडिट करूँ? ना फिक्स एसेट रजिस्टर है, ना इनवॉइसेज हैं, ना सैलरी की शीट्स हैं, तो मैं वेरीफाई, तो क्या मैनेजमेंट का मसला है? तो हमारा भी तो मसला नहीं है ना। तो मैं ये कह दूं सब सही है, बोलूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सर क्योंकि बेचारों की आग लग गई थी तो इसलिए आप समझेंगे ये सही है। तो क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही है या पता ही नहीं है कुछ? तो पता ही नहीं है कुछ, तो ओपिनियन अनमॉडिफाइड रखते हैं या मॉडिफाइड रखते हैं, पर उसकी बेसिस बताने होंगे कि हुआ क्या था। इसको हम कहते हैं स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस। क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेशन बाय, हालात की वजह से हुआ। अच्छा, एक होती है स्कोप लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। अच्छा, वो कह रही है भाई मैं नहीं दूंगा, क्या कर लेगा, जाके देख ले। तो मैं बोलूंगा अब तुम आ जाओ, हम किस पे बात करेंगे फिर? रिपोर्ट पे। तो फिर वो जो उनके साथ होगा वो देखेंगे। सही है जी। खैर, समझने की बात यह कि हमारे पास जो बेहतरीन हथियार है वो ऑडिट रिपोर्ट है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अंदर अगर मसला दिख गया ना तो लोगों का कॉन्फिडेंस उस कंपनी से उड़ जाता है, और कोई बंदा उस कंपनी में इन्वेस्ट, और अगर 200 भी प्राइस होती है ना तो वो 2 रुपये पे आने में देर नहीं लगती, सडन नीचे प्राइस आती है, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें क्या होता है, क्योंकि दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई रूल, दिस इज डिमांड। हमें तो खैर देखो, मतलब ऐसे बताना नहीं चाहिए तुम लोगों पे कि हमें जब न्यूज़ होती है ना कि एक कंपनी ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है तो हम पहले ही उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। क्यों? प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उसके शेयर्स की डिमांड शेयर्स की ऊपर जाएगी तो हम बेचने के लिए मौजूद होंगे, यार चलो सही हमें नहीं चाहिए तुम रख लो। तो खरीदा अगर मैंने 4 रुपये का भी था तो मैं उसको 12 रुपये का भी बेचूं और मेरे पास कोई 1 लाख शेयर्स हों तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर, पर ऐसा हुआ नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं तुम्हें। खैर, इधर
मैंने क्रिप्टो में ऐसे लिया था, सब डूब गया, तो बेटा आपको किसने बोला था होशियारी करो? इसके लिए पैसे की इस्तेताअत और दिमाग चाहिए होता है, तुम्हारे पास दोनों में से कोई एक होगा, सही है। खैर वैसे मतलब क्रिप्टो की वो बैकिंग नहीं है कोई, आपने रीड ही नहीं किया, आपने बोला डाल दो पैसे, दोस्त कह रहा था डाल दिए, दोस्त कह रहा तो पता नहीं क्या क्या कर लोगे। चलें जी, खैर पैसे देख के डालने होते हैं, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, तो आप ये रिस्क नहीं लें अपनी इस एज के अंदर, सही है जी। तो खैर ना आप आईटी एक्सपर्ट हैं, अकाउंटिंग आप लोगों से होती नहीं है, क्लास में आया नहीं जाता, आप क्रिप्टो में डाल रहे हैं पैसे। चलें जी, खैर समझने की बात यह है कि क्रिप्टो के पीछे कोई बैकिंग नहीं है, और जिसकी कोई बैकिंग नहीं है तो वो पैसे डूबने ही है, 100% बात है, सही है जी। कंपनी के पीछे बैकिंग है, यस, कंपनी के एसेट्स, ये सारी चीजें। वहाँ क्रिप्टो तो तुम ये रीड तो करो ना, क्रिप्टो के अंदर वो बोलता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है। ओ भाई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कौन कर रहा है, कौन सी कंपनी, कहां से आ रही है लोग, कोई कंपनी बैक नहीं है। यहाँ पे अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसके एसेट्स बेच के शेयर होल्डर को क्या मिलते हैं, पैसे, पर वो भी क्रेडिटर्स को देने के बाद। बैकिंग है ना, बाकियों में तो बैकिंग नहीं है, तो ये फर्क है। चलें जी, खैर आगे, पहले बताओ ये बात क्लियर है। अब एक चीज सिखा रहा हूं, ऊपर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन होगा तो नीचे होगा बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। ये वाली बात नहीं समझ आई। देखो ऊपर अगर होगा बेसिस फॉर ओपिनियन तो नीचे होगा, अच्छा अब बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि भाई ऊपर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो हेडिंग में क्या आ रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन, तो नीचे में बेसिस फॉर ओपिनियन लिखूं या बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन? ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडिफाई कर रहे हो तो उसके बेसिस बता रहे हो, और मॉडिफाई नहीं कर रहे तो उसके बेसिस बता रहे हो, तो हेडिंग भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और नीचे हालात वाकयात भी बता देंगे कि इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये मसला है। क्लैरिटी है? चलें जी, जी देखो कंपनी की मैनेजमेंट अगर नहीं मान रही ना, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कंपनी की मैनेजमेंट अगर नहीं मान रही, हमने रिक्वेस्ट किया फिर भी नहीं माना, हम चले गए 2 साल विद गवर्नेंस के बाद फिर भी नहीं माना, पहली प्रेफरेंस मेरी ये होगी कि मैं ऑडिट से निकल जाऊं, मैं विड्रॉ कर दूं, क्योंकि मैं क्यों अपने आप को एसोसिएट करूं। दूसरा, या तो मैं रिपोर्ट में लिख दूं, अच्छा जब रिपोर्ट में लिख दूंगा आप कह रही हैं कि मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही है, तो अल्टीमेटली दिस विल एंड अप इन अ डिस्प्यूट बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। एससीसीपी मौजूद है, 120 दिन का वो वेट कर रहा है, टाइमर चल रहा है उसका। एससीसीपी ने जैसे ही देखा भाई रिपोर्ट नहीं आई या फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन नहीं आए, एससीसीपी लेटर लिखेगा किसको, कंपनी को, बोलेगा भाई वेयर आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने एक्सटेंशन क्यों नहीं फाइल की। फिर जब कंपनी जवाब नहीं दे रही होगी डर के मारे, तो किसके पास लेटर आएगा, भाई आप लोगों ने क्यों नहीं किया। तो हम जब उसको कहानी देंगे ना लिख के, तो एससीसीपी पेनल्टीज अलग लगाएगा, कंपनी बंद होने के खर्चे अलग होंगे, तो इसके रिपरकेशंस ये होते हैं। तो खैर ये अलग डायरेक्शन है, हमारा काम तो रिपोर्ट तक है ना, या तो हम देंगे तो फिर लिटिगेशन, तो फिर वो लॉ आ जाता है, फिर आप उसमें मर्केंटाइल लॉ में चले जाएं, ये सारी चीज़ें वो दुनिया अलग है, सही है। खैर सर अगर पता चल जाए कि मैनेजमेंट ने खुद आग लगाई है, तो अगर बस्ती में आग लग गई है तो फिर ये भी वही है ना कि भाई अगर मैनेजमेंट ने खुद आग लगाई तो आपको इंटेग्रिटी में मसला हो गया, तो क्या बकाया ऑडिट कर पाएंगे। देखो आग अगर मैनेजमेंट खुद लगाए या कहीं से लग जाए, स्कोप लिमिटेशन इज स्कोप लिमिटेशन, आप ऑडिट नहीं कर पाए ना, वो वजह कुछ भी हो, तो क्या वो स्कोप लिमिटेशन कहलाएगी। अब चाहे तुम माचिस की तिल्ली फेंको या खुद आग लग जाए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप ऑडिट नहीं कर पाए तो मतलब वो क्या हो गया, मॉडिफाइड ओपिनियन, तो स्कोप लिमिटेशन हो गई, सही है। व्हाट इज लिटिगेशन, अच्छा भाई लिटिगेशन होता है केस, सही है। चलें जी, खैर पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है जी। नहीं हो सकता ना गोइंग कंसर्न, अभी अभी सीखते हैं ना आगे, अभी सुकून से, अभी गोइंग कंसर्न पे आते हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सही है जी, ओके। खैर पांचवा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू, अच्छा ये एक अलग से चैप्टर है हमारा आइजा 570 जो मैंने लिखा अभी था कल, सही है जी। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न क्या होती है, इस बात को समझ लेते हैं। पहले कुछ बेसिस को आपने समझना होगा मेरे साथ, ये अलग से चैप्टर है, अगेन रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज मैंने कहा, मैं कंपनी के पास गया तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और आपका IS1, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और आपका IS1 जो IFRS वाला है, दोनों कहता है कि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट, इसको थोड़ा सा और आसान करता हूं, गोइंग कंसर्न के लिए सोचने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, क्योंकि आप कंपनी नहीं चला रहे, कंपनी कौन चला रहा है। अच्छा फिर हमने पूछा स्टैंडर्ड से और अपने आइजाज से कि भाई व्हाट डज इट मीन बाय गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का मतलब है कंपनी चलती रहेगी,
गोइंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब है कंपनी, गोइंग का मतलब है कंपनी चलती रहेगी। मैंने कहा कितना टाइम, बोला मिनिमम अगले 12 महीने, मिनिमम अगले 12 महीने, दिस इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न। ये पंचायत तुम्हें होनी चाहिए बीइंग एन ऑडिटर या कंपनी को? अच्छा, अब दो बातें कहूंगा, बहुत फोकस होकर देखना, क्योंकि आज उसका लेक्चर भी आपको मिलेगा 570 का, तो आपने सुन के आना होगा क्या मैं कनेक्टिविटी बना पाऊंगा। आज रिपोर्ट की कनेक्टिविटी में बना दूंगा फोकस के साथ, क्योंकि ये तरीका है मेरा कि मैं सारी चीजें ये नहीं करूंगा कि ये है तो वहां पे जाके करेंगे, आज है आज खत्म करेंगे, रीड करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कनेक्शंस हैं वो यही खत्म करने हैं। खैर, पहली चीज मैंने कहा, मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट को कह रहा हूं कि भाई आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट की? अच्छा, वो बोल दिया भाई गोइंग कंसर्न असेसमेंट मतलब? मैंने बोला भाई क्या आपने ये देखा आप अगले 12 महीने चल सकते हैं या नहीं चल सकते? उसने बोला ये मैं क्यों देखूं, हमें तो कोई मसला ही नहीं दिख रहा। अच्छा, हमने कहा हमें कोई मसला नहीं दिख रहा, तो हमने कहा भाई IS1 कहता है सोच लो कि अगले 12 महीने चल सकते हो। उसने कहा भाई मैंने सोच लिया अगले 12 महीने में चल सकता हूं। मैं जब ऑडिट कर रहा था ना, अब मैं एक चीज ऐड करूंगा रिस्क में, क्योंकि आप लोग मेरे साथ रिस्क का चैप्टर कवर कर चुके हैं। जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हो ना, तो आप गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर्स भी देखते हैं। आज ऐड कर रहा हूं, पहले नहीं बता सकता था क्योंकि हैवी हो जाता, आज समझ आएगी बात। आपने रिस्क असेसमेंट के साथ साथ जो रिस्क फैक्टर्स देखे थे, एक्सचेंज रेट का रिस्क, इंपोर्ट बैन हो जाए उसका रिस्क, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं उसका रिस्क, ये सारे क्या थे? रिस्क फैक्टर्स। क्या थे? वो नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स थे। अब मैं इसके अंदर एक और ऐड कर रहा हूं, गोइंग कंसर्न का रिस्क फैक्टर। वो क्या होते हैं जरा बात समझिएगा। जब आप ऑडिट करने जाते हैं ना, तो वो रिस्क फैक्टर्स वो तो देखने ही देखने, या भी ये भी देखने, यानी अगर मैं आपको बात कहूं एग्जाम में ये सब मिक्स होके भी आ सकता है। रिस्क असेसमेंट की बात कर रहा हूं कि एक सवाल के अंदर रिस्क होंगे पर गोइंग कंसर्न का रिस्क भी होगा। कैसे निकालेंगे अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। बैंक से आपने लोन लिया हुआ है कंपनी ने, तो आपको पता है बैंक से जब लोन लेते हैं तो हमारे पास कुछ डेट कोवेनेंट्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, और उसमें रेशियोज की कंडीशंस होती हैं। आप सवाल में देख रहे हैं जो रेशियो निकाल रहे हैं पैथेटिक, जो रेशियो निकाल रहे हैं पैथेटिक, इसको हम कहते हैं एडवर्स की रेशियोज। क्या कहते हैं? अच्छा, एडवर्स की रेशियोज का मतलब यह है, एडवर्स की रेशियोज का मतलब यह है कि आपका कोई भी रेशियो सही नहीं है। जब कोई भी रेशियो आपका सही नहीं है, दिस विल इंडिकेट एंड दिस इज इंडिकेटिंग कि आपने वो ब्रीच कर दिया है। और एक रिस्क अराइज होता है कि बैंक अब पैसे दस्ती मांगेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है डिफॉल्ट के क्लॉज के अंदर कि अगर आपने अपने डेट कोवेनेंट्स को ब्रीच किया तो बैंक आपसे इमीडिएटली पेमेंट डिमांड करेगा, और इमीडिएटली पेमेंट डिमांड करेगा तो पैसा अवेलेबल अगर होता तो लोन क्यों लेता? तो इसके लिए एसेट्स बेचने पड़ेंगे, कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो ये मैंने क्या किया? रिस्क असेस किया। कौन सा? गोइंग कंसर्न का। किसका? गोइंग कंसर्न का। मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैंने कहा पक्का सोच ले नहीं किया? उसने बोला हाँ नहीं किया। मैंने कहा देख रेशियोज बेकार हैं। उसने लोन एग्रीमेंट देखा, उसने बोला हाँ यार ये तो वाकई मसला हो गया। अब उसको रिस्क आया कि अगले 12 महीने हम चल नहीं सकते। बात समझिएगा। मैंने बोला अब क्या हल है? ये कहानी सुनने। मैंने बोला अब क्या हल है? उसने बोला यार अब सोचते हैं। वो गया डायरेक्टर के पास, CFO के पास, CEO के पास, बैठे ये लोग। इन्होंने बोला कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं बहुत अमीर लोग हैं, वो हमें सपोर्ट करेंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड बैकअप प्लान। दिस इज कॉल्ड, कंपनी ने क्या किया? अब देखो, अब कंपनी इंसान की बच्ची बनी। कंपनी ने क्या किया? अब असेसमेंट करना शुरू की। पहले वो असेसमेंट देखो, अगर ये रिस्क फैक्टर नहीं होता ना तो कोई मसला ही नहीं था, पर ये रिस्क फैक्टर है तो मतलब मसला है। कंपनी ने असेस किया। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने बोला कि भाई हमारी बाकी भी कंपनीज हैं बाहर ममालिक में, US में, कनाडा में, दुबई में, हम आपको वहां से बैकिंग लेके दे देते हैं कि अगर बैंक ने पैसे मांगे तो वो कंपनीज दे देंगी, आप बेफिक्र रहें। तो ये क्या हो गया? बैकअप प्लान। ये क्या हो गया? बैकअप प्लान। क्या आप गोइंग कंसर्न असेसमेंट हुई? यस। अच्छा, जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट हुई मैनेजमेंट ने की। यस। मैंने इस असेसमेंट की रीजनेबलनेस को चेक करना है कि क्या वो असेसमेंट रीजनेबल है। अब कैसे? अब जरा बात समझिएगा, ये तभी मैं गोइंग कंसर्न सिखा रहा हूं, बड़ा अहम ये चैप्टर भी है और ये लॉजिक्स भी हैं। सुनिएगा। मैनेजमेंट ने कह दिया तो मैं मान लूं? नहीं। मैंने मैनेजमेंट को कहा जरा एक बात बताओ, उन तीनों कंपनी से जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है सपोर्ट लेटर लेके दो। उसने कहा सपोर्ट लेटर? तो मैंने कहा ऐसा तो मैं कोई भी चल के बोलूँ वो मेरी गाड़ी जा रही तो मान लेगा? नहीं। तो मैंने कहा ऐसा तो मैं कहूँ कि भाई वो जो उबामा है मेरे पप्पा हैं, तो क्या मान लोगे? नहीं मानोगे ना भाई। तो मैंने कहा आप सबूत दें इसका। तो उसने कहा कि भाई सही है हम आपको लेटर लेके देते हैं। उसने लेटर लेके भी दे दिया। मैंने कहा अब उसके फाइनेंशियल्स लेके दो उन तीनों कंपनीज के। उसने बोला भाई अब क्यों?
मैंने कहा बेटा पहले जो तेरे को गारंटी देगा उसकी हालत तो देख लूं। अच्छा मैंने उसकी हालत देखी, उसकी कंपनी में खुद डेट है इतना सारा, उसके खुद के लगे हुए, तेरे को क्या पैसे देगा? तो इसलिए अच्छा मैंने क्या किया, देखो पूरी कहानी में समझाना क्या चाह रहा हूं, पूरी कहानी में समझाना ये चाह रहा हूं कि जो कंपनी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, क्या वो खुद भी फाइनेंशियली केपेबल है? ये टेक्निकली मैं कर रहा हूं गोइंग कंसर्न की रीजनेबलनेस की असेसमेंट। ये फर्क है, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट कौन करेगा? वो रीजनेबल है या नहीं है कौन देखेगा? ऑडिटर। मैं सिर्फ ये देखूंगा, मेरी असेसमेंट करने की जिम्मेदारी नहीं है, बैकअप प्लान मैं क्यों बनाऊं? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि मैनेजमेंट का काम आप नहीं कर सकते, वरना आता है सेल्फ रिव्यू साइड, आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ जाएगा उसके अंदर। खैर, तो पहले बताओ ये बात समझ आती है कि मैंने क्या की उसकी असेसमेंट? अच्छा बात समझिएगा, ये पूरी कहानी को कनेक्ट कर देता हूं यहां से। अब 3 सिचुएशन बनी। पहली कि भाई कंपनी फारिग हो गई, बिल्कुल खराब हो गई, और कंपनी को अब बैकिंग अवेलेबल नहीं है, बैंक अब पैसे वापस मांग रहा है, तो कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है? नहीं है। बैंक पैसे वापस मांग रहा है तो कंपनी अब बंद होगी। कंपनी अब ख्याल से सुनना, बहुत अहम बात बताने लगा हूं। कंपनी अब बंद होगी ना, तो मुझे लगता है कंपनी के सारे एसेट्स करंट एसेट्स में आ जाने चाहिए। क्यों कह रहा हूं सर? 1 साल में बिकेगी अब, और कंपनी की सारी लायबिलिटीज, और इसके अकाउंट्स बनेंगे एनआरवी बेसिस पे, नेट रियलाइजेबल। क्यों? अब सेल होगी बस, ये जितने मिलेंगे उस कंपनी की वैल्यू उतनी रखो बस। इसकी फेयर वैल्यूएशन वगैरह होगी, इसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस होगी, एनआरवी पे सारी चीजें आएंगी, चाहे पीपी क्यों ना हो, सारी चीजें किस पे आएंगी? एनआरवी पे। पहले बताओ ये बात समझ आई? चलें, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बीच में कोई नहीं बोलना, सही है जी? सचिन तेरे को नहीं पकड़ते, जानी तू बताएगा, सही है? सोच के। कंपनी ने एनआरवी बेसिस पे अकाउंट नहीं बनाए, ये क्या कहलाएगी? नहीं बनाए, जबकि बनने चाहिए। नहीं बनाए जबकि बनने, ये क्या है? मसला है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक मिनट, आई थिंक मिस स्टेटमेंट, आई थिंक मिस स्टेटमेंट। अब देखो ये ऐसी सिचुएशंस है ना कि एग्जाम में आ जाए ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तो इसको सोचने का तरीका मैं सिखाता हूं। ये क्या गलती है? गलती कहां पर है? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छोटी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, वो तो बना ही नहीं रहा है एनआरवी बेसिस पे। तो अब मैं आप सबसे पूछता हूं, ये मसला गोइंग कंसर्न में बताऊं या ओपिनियन में बताऊं? वेरी गुड, ये सिखाना चाहता हूं। एग्जामिनर कोई ऐसे हलवा नहीं देगा सवाल जो 15 नंबर का आता है, वो सिचुएशन देगा, बोलेगा तुम डिसाइड करो कौन से पैराग्राफ में फर्क आएगा। बच्चे बेवकूफ मटीरियल अनसर्टेनिटी में लिख के आते हैं। ओ भाई क्यों मटीरियल अनसर्टेनिटी? ये मसला एफएस का है, मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट के लिए कौन सा पैराग्राफ है? ओपिनियन का, मॉडिफाइड ओपिनियन का, वहां बताओ, यहां बताने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे कि गोइंग कंसर्न का मसला, अब आप कह रहे हो कि इशू है, और ये ऊपर आप बता दोगे ना बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में, तो एक ही चीज 2 जगह बताओगे, यही मसला ऊपर का है। बात क्लियर है? तो सर ये आप बताएंगे, ऊपर कहेंगे कि भाई मेरा ओपिनियन मॉडिफाई हो गया, और लिख देंगे बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में पूरी कहानी। बात क्लियर है? क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्लियर है जल्दी से। ये मिस स्टेटमेंट थी। अच्छा, ये स्कोप लिमिटेशन क्यों नहीं है? एविडेंस तो है ना कि मसला है, एविडेंस तो है मसला है। चलें जी, खैर आगे जी, अभी उस पे आते हैं, अभी उस पे आते हैं, एक एक करके सारे सवाल में समझ गया तुम? हाँ, मैं पूरी कहानी में वो भी डालूंगा, थोड़ा सा सवाल बस, सही है, ताकि ये कहानी कंटिन्यू खत्म हो जाए ना एक करके, प्लीज आगे जी। अच्छा, मैंने कहा दूसरा केस बनाता हूं इसी का, 3 केसेस बोले ना, दूसरा केस, हमारे पास मैनेजमेंट का सपोर्ट लेटर आ गया, मैनेजमेंट का बोल रहा हूं मतलब स्पॉन्सर्स का सपोर्ट लेटर आ गया, और मैंने ऑल टुगेदर उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी चेक कर ली, उनकी गारंटी लेटर भी ले लिए, बेहतरीन पैसे वाले लोग हैं, बेहतरीन पैसे वाले लोग हैं। क्या सुकून मिल गया? तो कंपनी गोइंग कंसर्न है नॉन गोइंग? अब क्यों कह रहे हो गोइंग कंसर्न? अब डूबेगी नहीं, पैसे मांग भी ले तो कोई मसला नहीं है, क्लियरिटी है? चलें जी, अब गोइंग कंसर्न आप सबने कंक्लूड किया, मुकदमा नहीं इस बात से। मैं मटीरियल अनसर्टेनिटी में पैराग्राफ डालना चाहता हूं, डालेंगे?
नहीं है, सब सही है। ओपिनियन तो अनमॉडिफाइड ना, मटीरियल अनसर्टेनिटी में भी कुछ नहीं डालूंगा, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, भाई सब सही है। ये वर्ड सिखाना चाहता हूं, अनसर्टेनिटी का मतलब है अभी भी शक है। शक क्या है? अब तो पैसे दे देगा वो, अब तो दे देगा ना पैसे, भाई पैसे भी हैं, गारंटी भी है, गारंटी भी दे दी। तो जब गारंटी दे दी बैंक को, तो वो जो लेटर मुझे मिलेगा वो मुझे गारंटी नहीं होगी, बैंक को गारंटी होगी। दादा बैठे हुए हैं, तो बैंक भी सुकून में, वो भी सुकून में, कंपनी भी सुकून में। वो बोलेगी मैनेजमेंट का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, फिर यहाँ पे रिपोर्ट खराब कर रहे हो, क्या मतलब क्या वो खिलौना है, जो चाहे डाल दिया यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप तमीज से सोचें पहले, क्या अनसर्टेनिटी है? सारी अनसर्टेनिटीज खत्म। क्यों खत्म? रिस्क मिटिगेट नहीं खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। मिटिगेशन तो दूर की बात है, खत्म हो गया। सपोर्ट डॉक्यूमेंट मिल गया, बैंक राजी है, मैनेजमेंट कुछ नहीं कह रही है, वो लेंडर जो है, जो मुझे फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। तो बोलेगा आपको क्या मसला है भाई, आपको क्या मुसीबत है? अब आपका दिल चाह रहा है ओपिनियन में छेड़खानी कर लो, कर सकते हो। क्यों? एफएस में कोई मसला? अब उसको बोलो एनआरवी पे अकाउंट बनाओ, क्यों? गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है। पहले बताओ, बात समझ आई? कितने केसेस हो गए? या तो मसला है या तो मसला नहीं है, दो हो गए ना। अब आता है एक बीच का रास्ता, जो अभी सिखा रहा हूं, सही है जी। अब बीच का रास्ता सुनिएगा। हमने जब फाइनेंशियल गारंटी देखी, प्लीज सुनिएगा, हमने जब फाइनेंशियल गारंटी देखी सामने वाले की, तो फाइनेंशियल गारंटीज जो आई मेरे पास, उसमें 3 स्पॉन्सर्स में से एक फारिग है, 2 सही हैं, पर 2 भी इतना सपोर्ट करेंगे कि कुछ कुछ लोन रीपे हो जाए। और बैंक से नेगोशिएशन चल रही है और बैंक ये कह रहा है कि हाँ हम आपको सपोर्ट कर लेंगे, बट अब तक वो फाइनल नहीं हुआ। अब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं, नहीं ये बात समझें, अनसर्टेनिटी है, शक है। पहले तो कंफर्म था, सब ओके हो चुका था, अब क्या है? तो जब आपको ये हो ना कि यार चलो अभी तो सही है, पर हो सकता है कि बाद में मसला हो जाए, तो उस केस में आप अपने पे ऑब्लिगेशन लिए बगैर इस पैराग्राफ में बता देना, जिसका नाम क्या है? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। पहले बताओ तीनों में फर्क समझ आया? देखो, एक तो है गोइंग कंसर्न का मसला है, तो उस पे तो आप कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप बनाएंगे अकाउंट्स किस पे? एनआरवी। नहीं बनाया तो फिर वो ओपिनियन का मसला है। दूसरा केस सब सही है, तो सब सही है तो फिर अनसर्टेनिटी नहीं है ना। इस पैराग्राफ में क्या आएगा? गोइंग कंसर्न का मतलब ये अनसर्टेनिटी और मटीरियल अनसर्टेनिटी, मटीरियल अनसर्टेनिटी। तो पहले बताओ इन तीनों के बीच की जो लाइन है वो क्लियर है कि अनसर्टेनिटी मतलब अभी भी शक है कि हो सकता है कि पैसे ना मिले, तो हम इस चीज को बताएंगे मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न में। यानी उसके अंदर हम पहले मैनेजमेंट को कहेंगे, सुनिएगा ये बहुत अहम बात है, IS 1 मैनेजमेंट को ये कहता है, कंपनी को ये कहता है कि जब मटीरियल अनसर्टेनिटी हो तो वो सारी चीजें क्या अनसर्टेनिटीज हैं आप एफएस में बयान करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करें? बयान करें। और अनसर्टेनिटीज को मिटिगेट करने के जो फैक्टर्स हैं वो भी क्या करें? बयान करें। कहां पे? एफएस में। ऑडिटर इस पैराग्राफ में उस चीज का रेफरेंस देगा, यहां पे उसकी समरी बताएगा कि लोन ब्रीच हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, एज फुली डिस्क्लोज इन नोट XYZ ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि ये बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैनेजमेंट की है। मैं यहां से शेयर होल्डर को आगाह करूंगा, वहां जाके देख ले पूरी कहानी लिखी हुई है। और फिर भी मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न पे इसलिए बना रही है क्योंकि ये फैक्टर्स है, पर हमें लगता है कि आगे कुछ भी हो सकता है, तो देख के हाथ डालना कंपनी में। पहले तो बात क्लियर है। यहां पे मैं ये क्यों नहीं कह रहा पक्का गोइंग कंसर्न नहीं है, क्योंकि सर अनसर्टेनिटी है, अभी पक्का यकीन नहीं है। तो पहले बताओ इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है? चलें जी। अब एक और चीज, मैंने ये कहा कि भाई अगर यही वाइस वर्सा होता, बैंक से नेगोशिएशन चल रही होती और बैंक मान जाता, तो क्या कोई अनसर्टेनिटी होती? तो वो एलिमिनेट हो जाती। अनसर्टेनिटीज मतलब एक मसला चल रहा था, पर बीच में एक लाइन है जो आपको लग रहा है कि हो सकता है कि ये ब्रीच हो जाए, हो सकता है ये ब्रीच ना हो, तो जब अनसर्टेनिटी तो फिर इस पैराग्राफ का यूज होगा। ओपिनियन में क्यों नहीं बता रहे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे बने, बनने भी किस पे चाहिए? गोइंग कंसर्न के ऊपर, बिकॉज दिस एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, बट हमें एक अनसर्टेनिटी है, वो हम बता देंगे। तो पहले हम बताएंगे, मैनेजमेंट बताएगी। कहां पे? नोट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में, जिसमें वो लिखेगी ये अनसर्टेनिटीज है, इसको मिटिगेट करने के लिए ये एतमाद किए गए, जिसके बेस पे ये फाइनेंशियल बनाए जा रहे हैं गोइंग कंसर्न के बेसिस के ऊपर। तो ये सारी चीजें मैं बीइंग एन ऑडिटर जिम्मेदारी बनती है मैं रेफर कर दूं, ओपिनियन में इसलिए नहीं बता रहा। अच्छा, अगर अब एक ट्विस्ट लाता हूं इस कहानी में भी, इससे भी एक नया चीज निकालते, चलो आओ।
आपने मैनेजमेंट को कहा अनसर्टेनिटी है डिस्क्लोज करो। अच्छा, गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है, क्या है? वापस बोल रहा हूं, गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है, क्या है? मैंने कहा डिस्क्लोज करो, मैनेजमेंट बोल दिया क्यों? मैंने कहा भाई करो भाई, रिक्वायरमेंट है, आपको बताना है, नहीं कर रही। वेरी गुड, मिस स्टेटमेंट। अब यहां बताऊंगा या ऊपर? ओपिनियन में पक्का? तो आप क्यों बता रहे हो? अब एफएस का मसला है। अच्छा, एफएस में डिस्क्लोज कर दे तो सब तो सही है, तो एफएस का कोई मसला, तो अब कहां बताऊं? अच्छा, अगर सब सही होता तो क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैरा भी आता? नहीं। तो जब कुछ भी नहीं आता तो यहां पे भी नहीं बताता ना। बात क्लियर है? पहले बताओ, ये 5 पैराग्राफ क्लियर है? तो देखो, दिस इज द थिंग विच वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल, तभी हमने यहां तक किया। सही है जी। आज इसका क्विज आ जाएगा, सोच के बताइएगा कि क्या उसके अंदर पैराग्राफ के कौन सा एलिमेंट पे इंपैक्ट आएगा। मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।